अगर एलोपैथी में उसका प्रॉपर मेडिसिन नहीं है तो एलोपैथी ठीक नहीं कर सकती कोई भी। आप प्रॉब्लम को जब तक ठीक से समझे नहीं है, प्रॉब्लम को नहीं समझे तो सॉल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या है, क्योंकि वो हॉलिस्टिकली सोचता है, वो पंच महाभूतों में सोचता है, तो ये अननोन से हमें लड़ने की बहुत ज्यादा शक्ति देता है। सी हाउ विजनरी दैट मैन वाज, जो हमारे आचार्य चाणक्य वो कह रहे हैं कि जो भी गाय पाल रहा है, पहले मॉडल में यह है कि दूध और घी में उसका शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा, उसको फिक्स्ड सैलरी मिलेगा, ताकि उसको सैलरी से मतलब हो, हम उसकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी पे हम उसको पे करें, ना कि दूध घट गया तो हम उसको नहीं दे रहे हैं पैसा। तो जबरदस्ती दूध अपना गाय का बढ़ाना चाहेगा क्योंकि उसका पैसा घट रहा है, तो जान से मार देगा। मतलब जो मैनेजमेंट है काव का, उसको मशीन की तरह ट्रीट करेगा। गाय का 4 थन होता है जिससे दूध निकाला जाता है, तो 2 थन के अलावा तीसरे और चौथे थन को नहीं छूना होता है। अगर कोई छूता है तो उसकी अंगूठे को काट लेना चाहिए, ये अर्थशास्त्र कहता है। सी बछड़े और बाछी का दूध का जो हक है उसको अगर कोई छीनता है तो उसको दंड दिया जा रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है। कुछ समय बाद शरीर पर जो है वो फूला हुआ जो है गांठ के रूप में दिखता है, और वही गांठ बाद में फटता है जिसपे घाव हो जाता है, और फिर गाय बैठ जाती है, चल नहीं पाती है, आंख से आंसू आने लगते हैं। बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। पूरा का पूरा जो हम कहते हैं ना कि एथिक्स और मोरालिटी को चेरी ऑन द केक की तरह जो पूरा वर्ल्ड ट्रीट करता है, नहीं, ये कोर है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, जो फ्रेमवर्क है वात पित्त कफ का, जो फ्रेमवर्क है, त्रिदोष फ्रेमवर्क हम बोलते हैं, धातु का फ्रेमवर्क है, रस शास्त्र का उसमें प्रयोग है। और वात पित्त कफ कहां से आती है, वो पंच महाभूत से उसका ओरिजिन हम बात करते हैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 भूताज उसको कॉम्बाइन करते हैं, तो हम वात पित्त कफ का हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो अगर पंच महाभूत की बात हो गई तो उससे तो निर्जीव भी बने हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, प्लांट के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और अगर मॉडर्न साइंस से हम कंपेयर करें तो माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर देखेंगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आने लगती है। तो क्या ये फ्रेमवर्क जो आयुर्वेद पे हमने अप्लाई किया है, दोषों को पहचानने का, ऋतु के अनुसार उन चीजों को, समस्याओं को समझने का, क्या ये हम गौ वंश पर ये प्रयोग में कर सकते हैं? तो ये जो चीज है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे पशु आयुर्वेद की ओर लाती है। और मैंने जो भी अंडरस्टैंडिंग अपने गांव से सीखी है, हमारे पूर्वज भी कई विधियों का प्रयोग करते आ रहे थे, उन सब का कलेक्शन करके मैंने पुस्तक के रूप में पब्लिश की, जिसका नाम है गौ संहिता। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ पीपीटी के साथ, पशु आयुर्वेद और गौ संहिता। तो आयुर्वेद का जो टेक्निकल हम कहते हैं कि उसका जो डेफिनेशन है ना, आयु उसमें आता है, और वेद, वेद विद धातु से बना है। ठीक है, तो विद धातु से हम कहते हैं संस्कृत में कि एक धातु से कई अर्थ भी निकल सकते हैं जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, कहाँ वो प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार जब देखते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि वेद तो 4 ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये आयुर्वेद, कैसे हम वेद शब्द का क्यों प्रयोग कर दिए। ठीक है, तो वो विद धातु है जिसमें यहाँ पर अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, आयु विज्ञान, आयु से हम एज को समझते हैं। तो इट्स नॉट अ साइंस ऑफ कि कोई एलिमेंट है, कोई समस्या है, कोई डिजीज है और हम उसको टैकल कर रहे हैं। नो, ये कंप्लीट होलिस्टिक जो हम बोलते हैं कि साइंस है, कि आयु, एज, क्वालिटी लाइफ। ह्यूमन में हम बोलते हैं 100 साल की शतायु, जो हम बोलते हैं शतवर्ष, 100 वर्ष की क्वालिटी लाइफ कैसे जीना है वो आयुर्वेद सिखाता है। ठीक है, तो इसके आगे लग गया यहां पर पशु आयुर्वेद। ठीक है, तो पशु आयुर्वेद टेक्निकली ये वर्ड आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, अलग अलग रूप में मिलेगा। जैसे गज आयुर्वेद मिलेगा हाथी के लिए। ठीक है, गव आयुर्वेद गाय के लिए। गावो विश्वस्य मात्र, गावो जो शब्द है वो गाय के लिए ज्यादा प्रयोग होता है शास्त्रों में। गौ जो है उसके बहुत सारे अर्थ हैं, है ना, पृथ्वी भी उस शब्द में आता है। तो पशु आयुर्वेद मतलब हम ये कह रहे हैं कि एनिमल लाइफ साइंसेज अगर हम कहें तो ये वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो गौ संहिता है, ये पुस्तक जो मैंने लिखी है, इसमें संहिता मतलब होता है कलेक्शंस,
तो थोड़ा सा अग्नि पुराण में मिलेगा, थोड़ा सा दूसरे शास्त्रों में, थोड़ा अथर्ववेद में भी मिलेगा, है ना। इथनो मेडिसिन जो हम बोलते हैं, भारत की जो गांव गांव में प्रचलित प्राचीन विधियां हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन को मैंने संकलित किया है। ठीक है, तो जो पहला आज का जो हम विषय देख रहे हैं वो है अग्नि पुराण में जो श्लोक है, जहां से मुझे पता चला कि आयुर्वेद जो है वो अप्लाई हो सकता है। क्यों शब्द का प्रयोग हुआ? वात हर, पित्त हर, कफ रोग का नाशक। जब भी ये तीन शब्द आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है ये आयुर्वेद है। वात पित्त कफ आ गया मतलब आयुर्वेद है। और ये जो समझदारी है, हम कहते हैं कि अभी वायरल डिजीज हुई तो इसको हम पित्त रोग कहते हैं। अभी लंपी जो बीमारी है, बहुत ही त्राहिमाम मचाया हुआ है पूरा जो ये लंपी का डिजीज है। अब आप देखिए जो अननोन प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर एलोपैथी में उसका प्रॉपर मेडिसिन नहीं है तो एलोपैथी ठीक नहीं कर सकती कोई भी। आप प्रॉब्लम को जब तक ठीक से समझे नहीं है, प्रॉब्लम को नहीं समझे तो सॉल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं? तो आयुर्वेद क्या है, क्योंकि वो होलिस्टिकली सोचता है, वो पंच महाभूतों में सोचता है, तो ये अननोन से हमें लड़ने की बहुत ज्यादा शक्ति देता है, अननोन से। ठीक है, जैसे जल से अगर कोई समस्या हुई तो हम कहते हैं कि कफ रोग है। पौधे में अगर आप ओवर इरिगेशन कर दो, बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दो, तो उससे जो भी बीमारियां आएंगी उसको हम लोग कहते हैं वो कफ रोग है। ठीक है, तो वायु का जो दोष होता है शरीर में, हम कहते हैं हमारा शरीर कांप रहा है, शरीर पैर दर्द दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं वात दोष। तो गायों में भी, गाय में भी, गौवंश में भी अगर ये समस्या हमें दिखती है तो हम इसको कैटेगरी वाइज हम इसको समझ सकते हैं। हड्डी टूट गई है ना, तो हड्डी पैर दर्द जो हम समझ रहे हैं ये वात की समस्या है। तो प्रियंगु, अगर आप आयुर्वेद फील्ड से नहीं है तो ये वर्ड आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे, लेकिन ये बहुत फेमस मेडिसिन है। लता हम कहते हैं जो हर्ब है, प्रियंगु, यहाँ प्रियंग करके, क्योंकि श्लोक में प्रियंग करके लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने प्रियंग लिखा है, बट प्रियंगु नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसमें सेंधा नमक मिला करके ये प्रयोग करने बोल रहे हैं। ये वातहर है। अब यष्टि मधु शब्द का प्रयोग हुआ है। मुलेठी को टेक्निकली हम कहते हैं मुलेठी ही यष्टि मधु है। ये पित्तहर है। पित्त जो है वो शरीर में हम कहते हैं नाभि का जो है हमारा पित्त, जो हम कहते हैं पेट की जो समस्या है ना, पेट, पेट से जो समस्या मतलब डाइजेशन की जो इश्यू है, ये जो है यहाँ पर अब देखिए गाय में भी, क्योंकि डेयरी पालन करते हैं तो बंधी हुई रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डाइजेशन की समस्या होगी ही होगी, और ओपन ग्रेजिंग फील्ड्स रहे नहीं। तो यहाँ पर अग्नि पुराण का आप देखो ये श्लोक, यहाँ पर जब ये दो शब्द का प्रयोग हो, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है कि प्रॉपर ये लाइफ साइंसेस एग्जिस्ट करती थी, जो हमारी मेमोरी से भी गायब हो गई है, और टेक्स्ट जो है प्रॉपर हमें मिल नहीं रही है। शालिहोत्र जी का नाम आता है पशु के लिए जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, गरुड़ पुराण की बात आती है, अग्नि पुराण की बात आती है। और वेदों में अगर कैटेगरी वाइज हम कहें तो ऋग्वेद को कहते हैं ज्ञान, ठीक है, यजुर्वेद को कहते हैं कर्म, ये कर्म की दीक्षा देता है, यज्ञ की दीक्षा देता है, शिक्षा देता है। जब हम सामवेद को कहते हैं तो उपासना, ठीक है, और जब अथर्ववेद आता है, जो चौथा वेद आता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। तो ये जो श्लोक आपको अथर्ववेद में भी आते हैं, वो भी आपको गौ को कैसे ठीक करना है, उसकी क्या समस्या है, जैसे हम विकलिंदु रोग, फुट माउथ डिजीज जो हम कहते हैं, खुरपका मुंहपका, एफएमडी डिजीज, इसके बारे में बहुत बात होती है अथर्ववेद में भी और अग्नि पुराण में भी। सेकंड जो श्लोक यहाँ पर दिखता है कफ रोग में, ऑब्वियसली नाक से पानी निकलता हुआ दिखेगा गाय का, है ना, उसको या तो ठंडा गर्म जो हम कहते हैं कि इश्यू हो रहा है। जैसे हमारी जो समस्या है, ठीक है, हमारी जो समस्या है वो जो अंडरस्टैंडिंग है, या किसी आयुर्वेदाचार्य को जो समझ में आता है धातु दोष, रस का जो इम्बैलेंस है, त्रिदोष है, उससे जो वो सॉल्व करते हैं, अगर हम गायों में, गौ वंश में वो विधि रिकॉग्नाइज करने की, समस्या को पकड़ने की विधि अगर हम डेवलप कर पाते हैं नाड़ी विज्ञान से, जैसे हम कहते हैं अभी कान के पीछे टच करके हमारे गांव में भी देखते हैं कि वो जो नाड़ी है कितने गति से, उस हिसाब से भी समझ में आता है कि गाय के शरीर में पेन है क्या। अभी देखिए मनुष्य जो है वो तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम बता रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, नींद में समस्या आ रही है, ये आ रही है। गाय तो बोल ही नहीं पा रही है अपनी समस्या। तो हमें
क्या डेवलप करने की आवश्यकता है या क्या कलेक्ट करने की आवश्यकता है? प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने का, क्लासिफाई करने का। अगर वो हम कर पाते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि पूरी की पूरी चरक संहिता में आपको पूरा फ्रेमवर्क है, आप पूरा का पूरा इस साइंस को डेवलप कर सकते हैं जो विलुप्त हो चुकी है। तो कफ रोग में यहाँ पर पीपली का, अब देखिए काढ़ा शब्द हम सभी को जब अभी इशू हुआ था कोविड में, तो हम काढ़ा काढ़ा बहुत बात कर रहे थे, है ना। मधु का, हनी का बहुत बात होता है, फीवर में भी बहुत बात होता है। हड़ताल जो है ये भी जड़ी बूटी में आती है, ठीक है। और सौंठ, जो अदरक को जो ड्राई करके जो हम महिलाओं के लिए भी प्रयोग के लिए आता है, सौंठ का जो पूरा यूज है, तो सौंठ, मिर्च, पीपली, ये जो है इसका प्रयोग कफ रोग नाशक के लिए गायों में भी प्रयोग किया जा सकता है। घी का भी देखिए प्रयोग हो रहा है। और मिर्ची खाने से क्या होती है, देखते हैं आंसू निकल के आती है। तो आयुर्वेद में जब हम कहते हैं कि ठीक है, जो छिद्र है, चेहरे में भी छिद्र है, कान में है, नाक में है, मुंह में है, तो कफ अगर मुंह से ना निकले, अगर आंखों से भी निकले, जब हम फ्यूमिगेशन लेते हैं, धुआं लेते हैं, तो देखते हैं कि आंख से जब आंसू निकल जाता है या रोने के बाद जब आंसू निकलता है तो मन बड़ा हल्का हो जाता है, तो कफ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपको कफ अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं गायों में भी, तो आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहां पर मुझे ग्रंथों में समस्या को कैसे पकड़े ये मुझे कहीं नहीं मिला है। समाधान के बारे में कि अच्छा कफ रोग है तो उसका नाशक ये होगा, और वात रोग है, पित्त रोग है, तो ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो अभी लंपी का जो इश्यू हुआ था, तो डॉक्टर बलराम साहू जी बहुत ही फेमस इथनो मेडिसिन जो प्रैक्टिशनर है, उड़ीसा के हैं। तो उनकी एक वीडियो आई जिसमें एलोवेरा का प्रयोग हुआ है। अब देखिएगा, जब सैनिटाइजर का जब हम लोग बना रहे थे, तो सैनिटाइजर में हम बोल रहे थे कि नहीं, एलोवेरा बेस्ड सैनिटाइजर, हर्बल सैनिटाइजर है, तो वायरल, ये एंटी वायरल है। तो लंपी भी क्या आया, ये इतना तो पता चला कि ये वायरस है, वायरस है। और ये चेचक जो हम कहते हैं पॉक्स का जो है जैसा पूरे उसके बॉडी पर होता है, तो ये पित्त रोग है, ये पूरा का पूरा बात समझ में आई, ये पित्त रोग है। तो पित्त की जो भी समस्या है वो अगर हम समाधान करें, या वायरल डिजीज की जो भी हम बात करते थे, जैसे हम कहते हैं कि हल्दी भी जो है, टर्मरिक है, वो पैथोजेंस को कंट्रोल करता है ना, ये एंटी माइक्रोबियल है। तो एलोवेरा को 100 ग्राम और 50 ग्राम हल्दी को, मतलब ट्वाइस ऑफ हल्दी, टर्मरिक के दुगना हम ले रहे हैं। और वहां पर जो मिक्सचर है, अगर 150 ग्राम का मिक्सचर बना है, तो वहां पर देख रहे हैं कि हम उसको 1/4 कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब 40 ग्राम अगर बोले, 37.5 ग्राम, इस तरह से हम ले रहे हैं, उसमें गुड़ मिला दे रहे हैं, क्योंकि गाय सीधा सीधा खाएगी नहीं, ठीक है। इसको मिक्स करके, जिसको लंपी हुई नहीं है या लंपी का एकदम शुरुआती स्टेज है, इसको दिया गया, और लगातार 7 दिन 8 दिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। नीम का जो है पूरा वॉश, अब नीम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीम इतना ज्यादा हम कहते हैं कि वो ब्रॉड है। हम वृक्षायुर्वेद का प्रयोग करें या फिर नेचुरल फार्मिंग का, तो वहां पर भी एज अ नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मारता नहीं है, नीम जो है कीड़ों को भगाता है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि नीम जो है बहुत ज्यादा कारगर रहा है। तो पूरे बॉडी को वॉश करना। वेस्ट डिकम्पोजर हम लोग खेत में बहुत अच्छा यूज करते हैं, ये माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, ठीक है। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने इसको पूरा फेमस कर दिया पूरे भारत में। तो बैक्टीरिया का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजर। यहां पर क्या है, वायरस है ये। तो हम पैथोजेंस या जो माइक्रोब्स है उसमें भी जब देखते हैं कि अगर बैक्टीरिया ओवर पावर करता है, तो वायरस जो है वो टेक्निकली थोड़ा अंडर कंट्रोल हो जाता है। तो एंटीबायोटिक कोई अगर दवाई को दिया जा रहा है मनुष्य को भी या पशुओं को भी, और अगर वो बैक्टीरिया को मार दे रहा है, तो वायरस को बढ़ा देगा। तो देखिए, एलोपैथी टारगेटेड मेडिसिन है, अगर वो किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया को मार रहा है, तो वायरस जो है वो अपने आप अपनी संख्या बढ़ा देगा। तो नेचर में क्या है ना, डाइवर्सिटी मेंटेन रहने से क्या होता है ना, एक दूसरे का कंट्रोल चलता है, ठीक है। जब भी हम एक को सोचते हैं कि अच्छा ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको खत्म कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा सारा, तो पता चलता है कि दूसरा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो पेस्टिसाइड का यूज हो एग्रीकल्चर में या मेडिसिन का यूज हो, तो हम देखते हैं कि रेजिस्टिव पावर जो है बॉडी डेवलप कर लेती है और दवाई काम ही नहीं करता है। तो पंच महाभूत जो है, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा कंप्लीट मेडिसिन का एक नेचर है, ठीक है। तो यहां पर फिर देखिए, गूगल और कपूर का जो है धुआं, गूगल जो है लोग, ठीक है,
पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो गौशाला है, डेयरी है, वो भूल चुके हैं कि इसका जो फ्यूमिगेशन है, धुआं करना कितना कंपलसरी था। विटिक्स नेगुंडो, निर्गुंडी हम कहते हैं, सिंधवार, इसका जो है पूरा का पूरा आप जब फ्यूमिगेशन करते हैं तो भी पैथोजेंस क्या है ना, एयर में है, हवा में है, तो हवा को भी शुद्ध करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अग्निहोत्र का प्रयोग होना गौशाला में, ये बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है जो इंडिजिनस है और उनको हम उनको छोड़ते गए हैं। ठीक है, लंपी को कैसे पहचाना गया भाई, उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ समय बाद शरीर पर जो है वो फूला हुआ जो है गांठ के रूप में दिखता है, और वही गांठ बाद में फटता है जिसपे घाव हो जाता है, और फिर गाय बैठ जाती है, चल नहीं पाती है, आंख से आंसू आने लगते हैं। बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। और हम जैसे बोले ना, आयुर्वेद हमेशा से फेमस है, हम क्या बोलते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा फेमस है। तो इम्यूनिटी, अब गायों की इम्यूनिटी के लिए हल्दी और नीम का प्रयोग होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये जो डिजीज हम लोग कहते हैं एफएमडी, खुर, जो फुट है, गाय का जो फुट है, वो जब बाहर जाती है, अभी बरसात में वो गीले जगह पर जाती है, कहीं तालाब के पास गई, कहीं गई, वो सूखता नहीं है उसका। और गौशाला के मैनेजमेंट में भी आप देखिएगा बहुत गीला गीला आजकल रहने लगा है, उसको क्लीन और साफ अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो है पैथोजेंस और बैक्टीरिया, माइक्रोब्स बताने की जरूरत नहीं कि कोई गीला चीज होता है तो फूड भी खराब हो जाता है। हम ड्राई फ्रूट्स क्यों पैकेज खरीदते हैं? ड्राई फ्रूट्स ड्राई जब आप कर देते हैं, किसी फूड को भी आप अगर ड्राई कर देते हैं तो माइक्रोब्स अपने पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसी तरह गायों का जो पैर है वो अगर सूखा नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर बीमारी आएंगी। तो ये अग्निहोत्र का राख का जो है, जो एशेज हम बोलते हैं, दरवाजे पे उसका एक बेड बना देना चाहिए। अगर आप दवाइयों से त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा दवाई के कॉस्टिंग आ रही है, तो जब भी गायें घुसेंगी अपने गौशाला में, तो वो जब वहां पैर रखेगी ड्राई ड्राई एशेज में, तो वो सूखेगा उसका जो पैर है। ठीक है, बहुत लोग सैंड का भी यूज करते हैं, बाहर जो गौशाला है उसके बाहर सैंड का बेड होता है पूरा, जो गीला गीला नहीं रखता है ना, बहुत पोरोसिटी उसमें होती है। तो एंड माइक्रोब्स वहां पर पॉपुलेशन अपना ग्रोथ नहीं करते। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ह्यूमन के लिए हम बोलते हैं हाइजीन की बात जब हम करते हैं, तो ये पशु में भी जब आप करेंगे, वो गुग्गल की धूप, विटिक्स नेगुंडो का धूप, ये सारा जो है पूरे गौशाला में बेनिफिट देता है। तो ये जो पुस्तक है गौ संहिता, इसका आप देखेंगे सबटाइटल में वैदिक तथा परंपरागत देशी गौ पालन विधि। वैदिक मतलब अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में सीधे सीधे केयर की बात नहीं हुई है, प्रैक्टिसेस की बात हुई है। जैसे कि बरसात का शुद्ध जल गाय को पीना चाहिए, मतलब पीएच 7, मतलब ये जो देखिए, ठीक है अभी एसिड रेन है, पॉल्यूशन है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वर्षा जल सीधा गाय को हम पिला दें। लेकिन आप देखिए वहां पर यह मेंशन्ड है कि वर्षा का जल जो है वो शुद्ध रूप से पिलाना है। ओपन ग्रेजिंग गाय होनी चाहिए, खुले में चरने वाली गाय होनी चाहिए, ठीक है। प्रेम भावना से पाली गई गाय होनी चाहिए, और गाय को हम पालते नहीं है, गाय हमें पालती है। मेरी पुस्तक यहां से स्टार्ट होती है कि गाय हम जब पालने जाएंगे तो इंडस्ट्री की तरह देखेंगे कि एक मिल्चिंग मशीन है, मिल्क है, तो मुझे फीड देना है और मुझे उससे दूध निकालना है। इट्स लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट और एक मशीन है। तो हम परेशान हो जाएंगे अगर 12 महीने गाय दूध नहीं देगी। तो यही होता है, जो लोग डेयरी बिजनेस में आते हैं उन्हें ये बात नहीं पता होती है कि गाय दूध एब्रप्टली देती है। मतलब एब्रप्टली देती है मतलब इन द सेंस कि पतला हो जाता है किसी सीजन में, किसी सीजन में मोटा हो जाता है, कभी बीमार पड़ती है, 4 महीने 5 महीने नहीं देती है दूध, कभी सुस्त पड़ी रहती है। मतलब टेक्निकली वो मशीन नहीं है। आपका जो केयर है, आप केयर नहीं करेंगे, जो हम कहते हैं ना गौ माता, तो माँ बोलने से नहीं, अगर केयर आप नहीं करेंगे। हमारी फुआ है, उनके पास जो गाय है वो बिना बच्चे के दूध दे देती है, मतलब बछड़ा भी नहीं है, बाछी भी नहीं है, वो दूध देती है। उस गाय को लगता है कि मैं फैमिली मेंबर हूं, मतलब इस ह्यूमन फैमिली का मैं फैमिली मेंबर हूं, और वो दूध देती है। ये मतलब ये ऑब्वियस बात नहीं है। जो लैक्टेशन है, चाहे मैमल्स हो, वो तभी होता है, वो बच्चे के लिए दूध होता है ना। लेकिन यहां पर आप देखिए कि केयर जब आप कर रहे हैं तो गाय का जो है वो लैक्टेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इस बुक में है तो वैसे बहुत सारी बातें, डिजाइन है, शेड डिजाइन है, अग्नि पुराण के जितने भी श्लोक हैं वो है,
इथेनो मेडिसिन की प्रैक्टिसेस जितनी हैं, गलतियां क्या क्या होती हैं। नई गाय को जब आप खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फीडिंग कॉस्ट जो 60% ऑफ बिजनेस है, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट है, पूरा का पूरा उसका क्या एनालिसिस है। हमारे जो त्योहार भारत के, गोपाष्टमी जैसे हम कहें, बिहू कहें, बिहू का जो कहते हैं गोरू बिहू, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं तिहार, ये नेपाल में मनाया जाता है, हमारे झारखंड में सोहराय मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल मनाया जाता है। तो ये सारे पर्व हमें बताते हैं कि काउ रेयरिंग, गाय का पालन कैसे करना चाहिए। वहां पर समझ में आएगा कि गाय के सींग में हम हल्दी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और परंपरागत क्या, परंपरागत मतलब गांव में गौ वैद्य हुआ करते थे, गौ वैद्य, ठीक है, सिर्फ पशुओं के नहीं, और वो जड़ी बूटियों का सजेशंस देते थे। तो उसका भी मैंने एक चैप्टर डाला है जिसमें जो समस्याओं का निराकरण है वो जड़ी बूटियों से कैसे हो, लोकली जो हम कहते हैं, जैसे झारखंड में होम्योपैथी है ना, आयुर्वेद के अलावा एक और साइंस हम कहते हैं उसको होम्योपैथी कहते हैं। तो ये सब बातें मैंने गौ संहिता पुस्तक में की है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये जो विषय है, ये तो ऑलरेडी मेरा फेवरेट ही है, जब भी चाणक्य की बात होती है तो उसमें पहले की जो भी मेरी टॉक है उसमें स्टेट को लेकर के, किंग को लेकर के, शासन व्यवस्था को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के, धर्म आधारित क्या व्यवस्था उसको लेकर मैंने बात की थी। यहां पर जो बात आ रही है, अध्याय गौ पालन पे भी है, ठीक है, गौ पालन पे, खेती पर है। वहां पर हम कहते हैं सीता अध्यक्ष, सीता जो है, जो हल का जो मेटल वाला आगे का पार्ट अभी हम देखते हैं, जो हल होता है, प्लॉ, उसको हम लोग सीता कहते हैं, ठीक है। तो सीता अध्यक्ष, अध्यक्ष ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली जो हम अभी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर कहते हैं, वो सीता अध्यक्ष है। यहां पर गवाध्यक्ष, जो गाय का, एनिमल हस्बेंड्री हम जो कह रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया था बात, कि जो भी भूमि जोती नहीं गई है, जो कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, जहां खेती नहीं हो रही है, खाली पड़ी हुई लैंड है, तुरंत वहां पर फॉडर फार्मिंग प्रैक्टिस स्टेट करवा रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूं तो हर गौपालक को, हर डेयरी वाले को यह पता है कि 65%, 60%, कभी कभी 70% ऑफ कॉस्ट फीड मैनेजमेंट है। गाय को आप क्या खिला रहे हैं, उसका खर्चा सबसे ज्यादा आता है, और पर डे आप खिलाते हैं। देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट, देयर इज ऑपरेशनल कॉस्ट। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसका फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होता है। ये हमेशा, ये जो एनालिसिस है, इसीलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के मॉडल्स जो है एग्रेरियन इकोनॉमी में फेल करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा गेम है कि ऑपरेशनल कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है। यहां पर आप देखिए पूरा स्टेट लगा हुआ है कि जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है तुरंत उसमें फॉडर फार्मिंग होगी। मतलब गाय का जो पालन का 60% कॉस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, तभी गरीब भी गाय पाल पाएगा, ठीक है। आइदर वो एग्रीकल्चर करता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो हम कहते हैं, खेती करता है, मक्के की खेती कर रहा है, बाजरे की, जौ की, चने की, और उसका जो बाय लास्ट में जो हम हार्वेस्ट करते हैं और जो बचता है वो हम गाय को अगर खिलाते हैं, तो वहां पर कॉस्ट बचती है। तो जो भी खेती करते हैं वो जब गौ पालन करते हैं तो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। देखिएगा, घास से किसान परेशान है, वो हर्बिसाइड मारता है, घास मारने की दवा मारता है। और गाय जो पालन करते हैं वो खेती नहीं करते हैं, वो गाय के लिए खाना खरीदते हैं, जिसका फेवरेट फूड घास है। आप गाय के सामने 5 फूड रख दीजिए अलग अलग टाइप का, आप देखिए कि गाय क्या प्रिफर करती है। हम जज करने लगे हैं कि गाय को ये खाना चाहिए न्यूट्रिएंट के हिसाब से, कैल्शियम घट गया है तो ये करो, ये घट गया तो ये करो, ठीक है। हम डिसाइड करते हैं गाय को क्या खाना है, क्योंकि हमारा फोकस क्या रहता है, दूध बढ़ना चाहिए, उसका मेंटल फिजिकल हेल्थ, उसको अंदर से क्या मन कर रहा है उस पर हम नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के भी जब बात होती है, गाय को हम बांध के रखते हैं, अब उसको कभी ठंडा लग रहा है तो फैन कूलर बंद नहीं है, उसको गर्मी लग रही है तो मे बी उसको वो चीज ना मिले। जब ओपन ग्रेजिंग होती है, देखिएगा जो देशी गायें हैं वो धूप में बैठ जाती हैं, वो 40 डिग्री 35 डिग्री में बैठी हुई है, 45 डिग्री में बैठी हुई है। तो देशी ब्रीड जो है वो, जब हम गौ पालन में देखते हैं तो ये बात आती है कि गाय दूहने समय बांधना चाहिए, या किसी स्पेशल
केयर के समय दवाई दे रहे हैं उस समय बांधना चाहिए, बाकी समय उसको ओपन रखिए ताकि उसकी बॉडी की टेम्परेचर मैनेजमेंट अपने आप हो जाए। अगर आपको ठंडा लग रहा है और मैं एसी ऑन कर दूं, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये छोटी सी बात गाय क्योंकि बोल नहीं पा रही है और हम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हैं कि तुमको ये केयर करना है, तुमको ये करना है। तो यहां पर फूड की जो बात आई, घास उसका फेवरेट फूड है। घास में दूब घास की बहुत बात आती है। गोपाष्टमी में आप देखिएगा तो क्या खिलाया जाता है, वो घास और चना खिलाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि पर्वों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पर्व जो है, फेस्टिवल्स हैं, वो ट्रेडिशंस में छिपा के रखते हैं ऐसी परंपराओं को जो 1000 ईयर्स से चली आ रही है। भले हमारी मेमोरी से गायब हो जाए, ट्रेडिशंस चीजों को लॉक करके रखती है और वो हमें सीक्रेट्स बताती है कि यहां पर जैसे गौ पालन कैसे करना है। तो मेथड ऑफ जो हम कहते हैं गौ पालन, इसमें लगभग 8 प्रकार की टेक्निक दी गई है। अभी हम क्या कहते हैं, गाय घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, कोई केयर करने वाला नहीं है, बहुत कमजोर है, इसका मालिक कहां चला गया है, केयर नहीं है, गाय को इंजेक्शन दे रहे हैं, गाय को वीगन मूवमेंट इसलिए आया ना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रताड़ना, बहुत ज्यादा एनिमल को हम सता रहे हैं अपने गेन के लिए, अपने फूड के लिए, और सही बात है, वहां से ये राइज हुआ। तो भारतीय जो केयर है वहां पर अगर अर्थशास्त्र का मैं लैंग्वेज यूज करूं तो वहां पर अंगूठा काटने की बात है। 4 थन जो बात आता है, 4 थन है ना, गाय का 4 थन होता है जिससे दूध निकाला जाता है। तो 2 थन के अलावा तीसरे और चौथे थन को नहीं छूना होता है। अगर कोई छूता है तो उसकी अंगूठे को काट लेना चाहिए, ये अर्थशास्त्र कहता है। सी, बछड़े और बाछी का दूध का जो हक है उसको अगर कोई छीनता है तो उसको दंड दिया जा रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है। कभी हम देख रहे हैं जैसे सीजन होता है गाय का जो पालने का है, तो हम कहते हैं ठंडे के समय अलग क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाती है, गर्मी के समय अलग क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाती है। और बहुत लोग को ये लगता है कि गाय तो बच्चे के लिए होता है ना, इसमें इंसान ह्यूमन कहां से आ गया, है ना। ये भी लॉजिक दिया जाता है वीगन के लिए। तो ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं, ये जो भी गौपालक है उनको मालूम है कि बछड़े से उसके रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा देती ही है गाय, ऐसा नहीं कि नहीं देती है। और बछड़े को आप सारा दूध पिला दो तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है उसके डाइजेशन में, बच्चे के। तो जो हम कहते हैं कि यहां पर गौ पालन में अभी जो मैंने बात की कि केयर, बूढ़ी गाय का, लंगड़ी गाय का, डिजीज्ड काउ, ड्राई कैटल जो दूध देना बंद कर दी है ना, इन सबको कैसे केयर करेंगे, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट कैसे होगा। तो 8 मॉडल आती है। उसमें पहला मॉडल है सैलरी बेस्ड। ये कहा जाता है कि दूध के टर्म में, बार्टर सिस्टम के टर्म में गौ पालक को पैसा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो दूध के लिए वो बछड़े को मार देगा। सी हाउ विजनरी दैट मैन वाज, जो हमारे आचार्य चाणक्य वो कह रहे हैं कि जो भी गाय पाल रहा है, पहले मॉडल में यह है कि दूध और घी में उसका शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा, उसको फिक्स्ड सैलरी मिलेगा, ताकि उसको सैलरी से मतलब हो, हम उसकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी पे हम उसको पे करें, ना कि दूध घट गया तो हम उसको नहीं दे रहे हैं पैसा। तो जबरदस्ती दूध अपना गाय का बढ़ाना चाहेगा क्योंकि उसका पैसा घट रहा है, तो जान से मार देगा। मतलब जो मैनेजमेंट है काव का, उसको मशीन की तरह ट्रीट करेगा। तो पहला मॉडल कह रहा है सैलरी बेस्ड मॉडल, ठीक है। और गाय पालने के लिए 5 लोगों का जरूरत होता है। सी, अभी गाय पालक जो होता है वो कहता है एक स्टाफ है, एक मालिक है और एक क्लीनिंग मैनेजमेंट वाला है। 3 तरह के लोग दिखते हैं, एक दोहने वाला, गाय डिस्ट्रीब्यूट वो भी जाके करता है, क्लीनिंग जो स्टाफ है पूरा साफ सफाई करता है, और एक मालिक है जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है एंड रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा देख रहा है। यहां पर जब अर्थशास्त्र में देखते हैं तो वहां पर 5 प्रकार के लोग को 100 गाय पालना चाहिए, 5 लोगों को मिलकर के। गौपालक, गायों को पालने वाले, पिंडारक, भैंसों को पालने वाले, दुहने वाले, उन्हें दोहक कहा जाता है, मथने वाले, मंथक, जो दही को मथेगा, जो घी बनाएगा, वो दुहने वाले से अलग है, वो गौपालक से अलग है। ये तीनों अलग लोग हैं। और पिंडारक हमने देखा 4, और लुब्धक, लुब्धक जिसमें हम कह रहे हैं चरवाहा के रूप में आप समझ सकते हैं, जो
जो कार्निवोरस एनिमल्स, जो गायों पर अटैक करने वाले जो टाइगर हैं जैसे लायन है, उससे बचाएगा। तो चलिए, तो फॉरेस्ट कवर नहीं है अभी हमारे शहरों और गांव के पास, तो ये अभी इशू नहीं है कि कोई अटैक कर दे। फिर भी जो फॉरेस्ट रिजर्व के बगल वाला जो भी गांव है वहां पर तो ये अटैक होते रहते हैं। तो ये 5 लोगों का जो ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, वो 100 गाय को, गौवंश को, सॉरी नॉट जस्ट गाय, गाय भैंस बछड़ा बाछी सब मिला करके वो कर रहा है। सेकंड जो मॉडल है, जहां पर अभी हमने देखा, सेकंड मॉडल में हमने देखा यहां पर है कर प्रतिकर, कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, यहां पर ये कम्युनिटी बेस्ड 5 लोग मिलकर नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है। किसे दिया जा रहा है? चरवाहे को दिया जा रहा है। और वो उसको हमने कुछ फिक्स कर दिया, जैसे कि गाय अगर मरती है तो उसका जो चमड़ा है उसका ट्रेड करके तुम पैसा दोगे। घी का कुछ लॉक कर दिया जाएगा, वो मिल्चिंग कैपेसिटी के हिसाब से एक अगर लेट से 100 गाय है तो मिल्क का पूरा एक, मान लीजिए कि उसको एनालिसिस उसने किया है तो 20 लीटर में 1 केजी घी, ये अर्थशास्त्र का टाइम का मैं बता रहा हूं, अभी के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं। 20 लीटर दूध में 1 किलो घी निकल रही है। ठीक है, तो अगर 200 लीटर है, लेट से 200 लीटर दूध आ रहा है, इसका मतलब कि 10 केजी घी इसकी कैपेसिटी है इस कैटल की, तो उसका कुछ परसेंटेज 70%, 60%, 50% घी आप दे दो। घी ज्यादा हो रहा है उससे मुझे नहीं मतलब एक फिक्स कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने 100 गाय को जो है किसी चरवाहे को, किसी हर्ड कम्युनिटी को हमने दे दिया। ठीक है, और वहां से हमने उसका बेस ये कर दिया। ये जो मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एंड ओल्ड कैटल, ये थर्ड वाला जो है, इसका ग्रुपिंग करना, मतलब जो बूढ़ी हो गई है, ड्राई हो गई है कैटल, चोट लगा हुआ है, इन सबको एक पूरा का पूरा ग्रुप कर देना है। डिजीज्ड काउ को कभी भी हेल्दी काउ के साथ नहीं रखना है। इनके पूरे ग्रुप को जो है, जो भी पालेगा उससे बहुत कम लिया जाएगा, मतलब जितना अभी देखेंगे सैलरी बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि हमें पता है कि उससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, वो केयर ही कर दे रहा है, वही बहुत बड़ा बात। तो उसको जो है एक अलग से, ऐसे गायों को अलग करके पाला जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन इज नाउ यू सी स्टेट सपोर्टेड। नाउ स्टेट सपोर्टेड कब होगा? जब डर है, कि चोरी हो जाएगा क्या कैटल हमारा, सांप है हमारे एरिया में, वो हो जाएगा, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास वेयर हाउस नहीं है, मतलब डेयरी जो हम कहते हैं शेड नहीं है, कैटल शेड जो हम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेट वहां पर आ गया है, राज्य वहां पर आ गया है, जो अपना जो उसका बाउंड्री है वो अपना एक नया बाउंड्री बना करके उन सारे गायों को वहां रखा जाएगा और टैक्स पे करेगा जो मालिक है इन गायों का। ठीक है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को देगा। अब ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल बात हो जाता है, अभी के टाइम में एग्रीकल्चर और इस सब में हम कहते हैं कि नॉन टैक्सेबल है बहुत सारे पार्ट। जितना मैं गवर्नमेंट को समझता हूं, रेवेन्यू जहां से आती है गवर्नमेंट का ध्यान वहां रहता है। ठीक है, रेवेन्यू जहां से नहीं आती है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट वहां पर ध्यान दे, तो समाज को ध्यान देना पड़ता है। पूरा समाज जो है, हम देखते हैं गौ के लिए चारा का दान करता है, लेकिन स्टेट का उतना ज्यादा ध्यान नहीं हो क्योंकि वहां से रेवेन्यू नहीं आ रही है। तो यहां पर ये जो स्टेट सपोर्टेड जो है, वहां पर टैक्स पे किया जा रहा है, और टैक्स पे करने से क्योंकि रेवेन्यू का फायदा है, तो यहां पर जो स्टेट है वो ये केयर जो है वो कर रहा है। ठीक है, मेंटेनिंग आइडेंटिटी जो फिफ्थ पार्ट है, मतलब हम पूरा वंशावली, उसकी जो ब्रीड है उसको हम चेक करेंगे। देखिए, इनब्रीडिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन में। हम इनब्रीडिंग पे नहीं बात करते कि रिलेशन जो है सिस्टर फुआ विद इन दी फैमिली मैरिजेस नहीं होती है, और गोत्र भी हम कहते हैं कि मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, ये हेल्थ पर्पस से लिए जो हम कहते हैं कि जेनेटिकली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर हमने इनब्रीडिंग कर दिया। गायों में ये भूल ही गए हैं लोग, मतलब यू सी उनकी भी एक सामाजिकता है, उनका भी एक फैमिली पूरा का पूरा है। ठीक है, वो पशु है तो उतनी समझ नहीं पा रहे हैं वो, लेकिन ब्रीड मेंटेन करना जरूरी है। नंदी कहाँ का है, सांड कहाँ का है, और गाय कहाँ का है, ये चेक करना बहुत जरूरत है। और विद इन दी विलेज ये सब नहीं करवाया जाता था। हमारे पुराने टाइम में हमारे विलेज से भी लोग जाते थे अपने गायों को लेकर के और दूर ट्रेवल करते थे, दूसरे जगह जाते थे। ठीक है,
तो और दूसरे गांव के जो है वो हमारे गांव आते थे। तो ये जो चीज है, ये सिक्स्थ मेथड में भी आप देख रहे हैं, मतलब 6 क्रूशियल पॉइंट की थेफ्ट, चोरी से बचाना, और इनब्रीडिंग जो पार्ट है, चोरी का मतलब ही यही है कि उसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई। अब हम चेक नहीं कर पा रहे कि उसका गोत्र क्या है, वो किस ब्रीड की है या किस फैमिली ट्री से आई है। इसीलिए जब हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो वो पूरे ब्रीड के लिए वो बहुत खराब बात होगी। हम, ठीक है, डाउट में जो है मेटिंग नहीं करा सकते, गौ संवर्धन नहीं कर सकते। लास्ट जो 2 है उसमें है हैजार्ड है और पॉइजनस बाइट है। मतलब इसका केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैजार्ड मतलब गड्ढे में गिर गई, ठीक है, अकाल आ गया तो फॉडर की पूरी क्राइसिस हो गई, सांप काट लिया, पॉइजनस बाइट जो है। तो इस तरह की गायों की कैटेगरी अलग है, ठीक है। और क्षीर ग्रीत संजात जो लास्ट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि दही और घी का जो पूरा मैनेजमेंट है अलग अलग, अगर इसको ऐसे डिटेल में हम जाएं तो आयुर्वेद का एंट्री होता है। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन घी आधारित होते हैं, ठीक है। तो जो घी है वो किस तरह से हम बना रहे हैं, शरद पूर्णिमा में बना रहे हैं, किस नक्षत्र में बना रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ के बना रहे हैं क्या, ब्रह्म मुहूर्त में बना रहे हैं क्या, है ना, किस विधि से बना रहे हैं, वो घी का भी कई प्रकार हो जाता है। एक तो एक घी मैंने देखा कि उसमें 100 कंटेनर्स में चेंज किया जाता है। जैसे होम्योपैथी में आप देखेंगे कि जो बात होती है कि, है ना, पोटेंसी बढ़ाने के लिए डाइल्यूशन 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 डाइल्यूशन, तो यहां पर भी घी के साथ भी ये चीजें मैंने देखी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मैनेजमेंट है डेयरी का, ये 8 प्रकार का जो आपने देखा, ये थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है थोड़ा क्या पूरा ही मिसिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा डेयरी व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब सादे को देखता है, मतलब दूध को देख रहा है। गाय मतलब काउ यूरिन, काउ डंग एंड पीला मिल्क, नॉट वाइट, ठीक है, क्रीमी थोड़ा जो उसमें कैरोटीन जो हम बोलते हैं ना। तो इन तीनों का जो मैनेजमेंट करता है वो देसी गाय का मैनेजमेंट करता है, और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का पूरा सोर्स है। और पूरा का पूरा ये जो विज्ञान है वो भावना सूत्र पर चलता है कि आपको मैं अगर ध्यान बताऊं कि अभी लोग जूठा देते हैं गायों को। सी, फैमिली मेंबर को कोई जूठा नहीं खिलाता है ना। तो जब हम चावल की खेती देख रहे हैं, धान देख रहे हैं, तो चावल हमारा, धान का स्टॉक गाय का, और जड़ सॉइल का, ठीक है। जब दाल को देख रहे हैं, पल्सेस को देख रहे हैं, तो दाल हमारा, दाल का जो छिलका है वो गाय का, और दाल का जो रूट है जो हम कह रहे हैं लेग्यूमिनस, वो सॉइल का। तो सॉइल, गौ और ह्यूमन, ये तीनों देखिए एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और एक दूसरे का जो भावना सूत्र है, यहां पर आप देखेंगे मिट्टी की पूजा हो रही है, हल की पूजा हो रही है, गाय की पूजा हो रही है। गाय हमारे पर्व का वो मेन किरदार है। जो 5 पर्वों का मैंने नाम लिया, गोपाष्टमी हो, बिहू हो, है ना, सोहराय हो, पोंगल हो, तो ये जो चीज है ये मिसिंग है पूरा का पूरा। और अभी अगर योग सूत्र के तरफ मैं शिफ्ट करूं तो वहां पर चेतना और जड़ की जो बात होती है, तो चेतना जड़ को कंट्रोल करता है। ये सबसे बड़ा डिस्कवरी जो आने वाले समय में साइंस भी करेगा, कि जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर को इन्फ्लुएंस करता है। मैटर के प्रॉब्लम को मैटर से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम हर बार सॉल्व हो, ठीक है। तो जो केयर है, हम कहते हैं ना अभी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये क्या बोलता है, माइंड और बॉडी को रिलेट करता है। माइंड में अगर बहुत एंजाइटी है आपका, बहुत आप परेशान है, तो बॉडी में डिजीज आ जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ईर्ष्या है, क्रोध है, तो बीमारी आ जाएगी। गायों के साथ हम वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो व्यवहार, वो जो चीज है, वो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि गौ पालन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। और ये जो ब्रीड का जो बात है कि हमने देसी ब्रीड को देखा और हमें लगा कि नहीं ये तो वीक है बहुत, मतलब हमें तो जर्सी हॉलिस्टीन फ्रीजियन ही लानी चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार का है कि जैसे हम आजाद हुए तो बहुत फेमाइन थे, बंगाल में फेमाइन नहीं, तो जो भारत का जेनेटिक्स है, भारत के लोग कमजोरी दिखते थे, जब वो खाएंगे पिएंगे तभी तो मजबूत दिखेंगे। तो जो भारत का जो गौवंश है, अगर उसको ठीक से खिलाएंगे पिलाएंगे, और उसका जो भावना सूत्र है, देशी गाय जो है अपने बच्चे को लेकर के पता नहीं ज्यादा ही अटैच्ड होती है। तो बछड़े को जब हम छीन लेते हैं, मतलब उसको पीने नहीं देते हैं, बाछी को पीने नहीं देते हैं, हमें लग रहा है कि वो दूध हम बचा लिए,
और हमें वो मिल जाएगा। नहीं, दूध गाय चुराती है। ये जो भी देसी गाय को पाले उनको ये बात पता है कि दूध होते हुए भी दूध नहीं देगी देसी गाय। उसको समझ में आ जाता है कि मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो हम कहते हैं ना कि एथिक्स और मोरालिटी को चेरी ऑन द केक की तरह जो पूरा वर्ल्ड ट्रीट करता है, नहीं, ये कोर है। भारत का जितना भी आप साइंसेस, विज्ञान, कहीं भी आप जाएंगे तो धर्म आधार हो जाता है और वहां से चीजें निकल कर आती है। तो यहाँ पर जो 4 विषय मैंने बात की, पहला कि अग्नि पुराण के विषय में, वहां पर श्लोक से हमें पता चला कि वात पित्त कफ शब्द आ गया, मतलब पूरा का पूरा आयुर्वेद आ ही गया, ठीक है। उसके बाद गौ संहिता पुस्तक के बारे में अभी बात की कि उसमें क्या क्या अध्याय मैंने जोड़े हैं, तो वो प्रैक्टिकल एक मैनुअल की तरह है। महिमा मंडल उसमें मैंने नहीं किया है गाय का, और भारत के मतलब जो हम कहते हैं भारत का जो विचारधारा है गाय को लेकर, उस पर बात नहीं की है। एक नया गौपालक कैसे देशी गाय को रेयरिंग करे, पाले और प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल वो क्रिएट करे। और अभी हमने देखा जो अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड, और शुरू कहां से हो रहा है, जो भी भूमि अनकल्टिवेटेड है तुरंत उसमें फॉडर फार्मिंग कराई जाए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा। फूड फॉर कैटल फ्री होना चाहिए। अगर ये स्टेट इंश्योर करता है तो चीजें जो है बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाती है, ठीक है। जब तक हम प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रहे रवि जी, मैं और आप बात कर रहे थे एथेनॉल और कैनबिस की। मैं चाहूंगी आप उसे एक बार फिर दोहरा दें। हाँ, अभी आयुर्वेद का क्या एक अवधारणा है, आयुर्वेद पे कौन से लोग जाते हैं। हम कहते हैं जिनके पास या तो पैसा नहीं होता है, जो डरे हुए होते हैं हॉस्पिटल जाने से कि बिल बहुत हो जाएगा, और दूसरे वो लोग हैं पूरा दुनिया ट्राई कर लेते हैं, हाँ ये मेथोडोलॉजी भी, ये मेथोडोलॉजी कुछ काम नहीं है, चलो आयुर्वेद भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है कि अच्छे वैद्य आपको नहीं मिले, और दूसरे वाले में ये प्रॉब्लम है कि आप आखिरी स्टेज में पहुंच गए, तो उसको हम कह रहे हैं असाध्य। और असाध्य रोग को चरक संहिता मना करता है वैद्य को ट्रीट करने से। एक तो आपकी बदनामी होगी, आप इस विद्या की भी बदनामी करेंगे, और ठीक भी आप तो कर नहीं पा रहे। तो जब आपको मालूम है तो एक वैद्य को पहले पता कर लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो उसको, रोगी को, पेशेंट को बता देना है कि आई कैन नॉट क्योर यू, ठीक है। ये अभी के मेडिसिनल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में नहीं है। ये खुल के हम लोग बोल सकते हैं कि बिलिंग होती है, ठीक है। तो पहले वाले में हमने बोला कि अच्छे वैद्य नहीं है, तो उसमें चरक संहिता कहता है कि अपने शरीर को यज्ञ में जला डालिए, लेकिन खराब वैद्य के पास मत जाइए, ठीक है। तो एक हो गया टाइम का प्रॉब्लम, एक हो गया क्वालिटी वैद्य जो हम कह रहे हैं उसकी समस्या। तो आयुर्वेद का इमेज ऐसा क्यों बना, क्योंकि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो तो दिख रहे हैं, हाँ होने से आपको बचाता है, लेकिन हो गया तो क्राइसिस होगी, तो फिर एलोपैथी के पास दौड़ना पड़ेगा। ये इमेज क्यों बना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो आपको दिख नहीं रहे हैं, जो मंत्र सिद्ध है। और यू सी गिलोय को सबने बहुत अंडरस्टिमेट किया था, बट उसके भी साइड इफेक्ट्स आपको दिखे, काढ़ा बना के पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे, लेकिन ये गलत है ना। तो रिएक्शंस उनको दिखा, है ना, लीवर में समस्या हुई। तो वही यहाँ पर जो कैनबिस और इथानॉल की बात हो रही है, तो हम कहते हैं एलोपैथी में जो बेस है वो इथानॉल को मानते हैं। सैनिटाइजर आपका देखिए इथानॉल से बना। तो ये जो कैनबिस है, ये या तो हीन भावना से देखा जाता है या बैंड है। तो ये बहुत एक लंबी कहानी है कि इसको बैन ही क्यों किया जा रहा है। लिकर बैन नहीं है, कैनबिस ही क्यों बैन है, मतलब बाकी मदिरा का जो भी ऑप्शंस है वो खुला है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आयुर्वेद में भी कई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का जो बेस मटेरियल है वहां पर ये कैनबिस आता है। तो जो अच्छी दवाइयां हैं, कोई भी दवाई, यहां पर जो कफ सिरप है टोरेक्स, उसको भी लोग कहते हैं ना वो दारू की तरह पी रहे हैं, एक बार में पूरी सीसी पी गए तो नशा चढ़ गया। तो दवाई का तो ये नेचर ही है, गलत मात्रा में आप लेंगे तो पॉइजन होगा। तो कैनबिस को गलत मात्रा में लेंगे तो है जो है, लेकिन उसकी राइट क्वांटिटी, राइट मेथोडोलॉजी, रसायन शास्त्र, रस शास्त्र, उसका जो ऋतुचर्या है, उसका जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है करके, समस्या है तो
अगर समस्या एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए हमने दवाई बना दी तो अगेन दैट इज अ पॉइजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आधार रही है आयुर्वेद में, और इस पे आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो संगन टॉक पे भी मिलेंगे कि कैसे सिस्टमैटिकली इसके ऊपर अटैक किया गया है कि इसको बैन कर दो, ताकि जो आयुर्वेद है इन होल वीक हो जाए, एक वीक साइंस की तरह दिखे। नमस्ते रवि जी, माफ कीजिए, मेरा शायद थोड़ा सा टेंजेंशियल क्वेश्चन है। अभी आप जो बोल रहे थे कि कोविड के टाइम पे जैसे क्या बोलते हैं वो लिवर के प्रॉब्लम हो रहे थे, आयुर्वेद का प्रॉपरली वो खा नहीं रहे थे, इस सिलसिले में कोई आपने टॉक्स किए हैं संगम टॉक्स पे या कहीं और? तो मैं उसके बारे में भी ज्यादा जानना चाहती हूँ, और आयुर्वेद किस तरह से ओवरऑल। आपने तो स्पेसिफिक वो वृक्ष के बारे में पहले आपका टॉक था, अभी गौ के बारे में, गौ संहिता, पर जनरली आयुर्वेद का जो है एक वे ऑफ डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, वो हाँ मे बी इन नियर फ्यूचर मैं उस पर आ सकता हूँ, क्योंकि जो सबसे बेस्ट बात है आयुर्वेद की, अगर उसको मैं बोलूं, कि उसमें हम कहते हैं कि सॉल्यूशन 20 है, 20 सॉल्यूशंस है फॉर अ प्रॉब्लम, और उसमें मेडिसिन वन ऑफ द प्रॉब्लम है। तो अदर 19 क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, कि जो मेडिसिन है वो एक है बस, एंड देयर आर 20 सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आयुर्वेद पे और स्पेसिफिकली मैं चरक संहिता पे इन फ्यूचर बात करूंगा कि उसमें क्या है, मतलब वो तो पेंडोरा बॉक्स है, वो तो खुलेगा तो मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, ऐसा बड़ा विषय है। ये जो वृक्षायुर्वेद और पशु आयुर्वेद मैंने लाया था ये क्योंकि लुप्त तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और वृक्षायुर्वेद और पशु आयुर्वेद में कौन सी अंडरस्टैंडिंग हम आयुर्वेद की अप्लाई कर सकते हैं, उसको लेकर के मेरी जो कोशिश है उस पर मैं लगा हुआ हूं। तो उसमें हमें आयुर्वेद को अपना और धार बनाने की तो पूरी आवश्यकता है ही, तभी हम वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद को भी आगे बढ़ा सकते हैं।